Hello student, in this lecture I am going to discuss section 498A of Indian Penal Code, that is cruelty by husband और relative of husband। आज के लेक्चर में हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 498A को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को एक ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, अपराध डिक्लेयर किया गया है। सेक्शन 498A ये इनिशियली जब आईपीसी बनी थी तब ये आईपीसी का पार्ट नहीं था, बट जब महिलाओं के खिलाफ ऑफेंस बढ़ने लगे, खासकर मैरिड महिलाओं के खिलाफ ऑफेंस बढ़ने लगे, खास डॉरी डिमांड के या दूसरी मांग के संदर्भ में, क्योंकि इनके साथ में हिंसा के केस बढ़ने लगे, इसी को रोकने के पर्पज से ये जो सेक्शन था 498A इसको ऐड किया गया। इसके लिए एक नया चैप्टर ऐड किया गया पीसी में 20A इन 1983 बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के द्वारा आईपीसी में सेक्शन 498A और चैप्टर 20A को ऐड किया गया। ठीक है, सेक्शन 498A का पर्पस था महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की जाती थी, घरेलू हिंसा जो की जा रही थी खासकर डॉरी की डिमांड के लिए, उसको रोकने का पर्पस था इस सेक्शन का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498A, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। Section 498A के अकॉर्डिंग whoever being the husband or the relative of the husband, जो कोई भी किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए ऐसी महिला के साथ में क्रुएल्टी करेगा, क्रूरता करेगा, उसको 3 साल की कारावास की सजा हो सकती है और फाइन भी मिलेगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफेंस बताया गया है कि ऐसी महिला के साथ में क्रुएल्टी की गई हो जो कि मैरिड हो, विवाहित हो, किसने क्रुएल्टी की हो, उसके हस्बैंड ने की हो या हस्बैंड के किसी रिलेटिव। ठीक है, हस्बैंड के भाई बहन, मदर फादर कोई हो सकता है, कोई भी रिलेटिव उसका हो सकता है। ठीक है, इन दोनों हस्बैंड या उनके रिलेटिव ने महिला के साथ में क्रुएल्टी की हो, क्रूरता की हो। ठीक है, यहाँ 3 साल की पनिशमेंट की बात की गई थी। नाउ व्हाट इज क्रुएल्टी? क्रुएल्टी क्या होती है? इट हैज बीन डिफाइंड इन दिस सेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो इसमें क्रुएल्टी को, क्रूरता को यहाँ पे परिभाषित कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्रुएल्टी क्या है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 498A। एनी willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical of the woman। Any willful conduct, जानबूझ के किया गया कोई आचरण, which is of such a nature, जो कि ऐसे नेचर का है, ऐसी प्रकृति का है, as is likely to drive the woman to commit suicide, जिससे कि महिला आत्महत्या करने को प्रेरित हो सकती हो, और टू काज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ ऑफ द वुमेन, या उस महिला के चाहे जीवन को, लाइफ को, उसके लिम्ब, उसके शरीर के किसी अंग को, या हेल्थ, उसके स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या संकट उत्पन्न करता हो। तो इस टाइप का कंडक्ट होना चाहिए जिससे कि महिला आत्महत्या करने को ड्राइव हो सके, या उसके लाइफ को, उसके लिम्ब को, या उसके हेल्थ को ग्रेव इंजरी या डेंजर हो। ये मेंटल या फिजिकल दोनों, जो भी उसके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है वो मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऐसा कंडक्ट है जिससे कि महिला आत्महत्या करने को प्रेरित हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ये तथ्य की बात होती है। हर एक केस में देखा जाएगा कि क्या वो जो आचरण था घर वालों का, क्या वो ऐसा था कि जिससे महिला आत्महत्या करने को प्रेरित हो सकती है। अगर कंटिन्यूसली किसी महिला के साथ में बराबर मारपीट की जाती है, टॉर्चर किया जाता है उसको फिजिकली, डेली उसको चोट पहुंचाई जा रही है, ठीक, उसको तंग किया बार बार, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो डेली का डेली उसके साथ मारपीट की जाती है वो हो सकता है उससे वो सुसाइड कर सकती है। या कोई मैरिड हस्बैंड है, उसकी पति घर में रहती है, उसकी पत्नी घर में हो और अपनी पत्नी के रहते हुए ही उसके सामने ही वो किसी और महिला को घर में लाता हो, उसके साथ में संबंध बनाता हो, महिला को दिखाते हुए भी कि हाँ हम ऐसा करेंगे। ठीक, तो ये अगर कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है तो ये माना जाता है, माना गया है इस बात को कि ये क्रुएल्टी होगी और ये महिला आत्महत्या करने को प्रेरित हो सकती है। ऐसा जो कंडक्ट जो है इससे महिला आत्महत्या करने को प्रेरित हो सकती है।
तो ये हर एक मामले के फैक्ट पे देखा जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतने भर से कि कोई पति है उसके किसी महिला के साथ में अफेयर है, इतना नहीं ग्राउंड माना गया है कि इसके ये ऐसा कंडक्ट है जिससे महिला आत्महत्या करे, ठीक है। तो थोड़ा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी ये इस कैटेगरी में आ सकेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंडक्ट हो सकता है जिससे महिला आत्महत्या करने को प्रेरित हो सके, या जो कंडक्ट जो आचरण किया जा रहा है उससे महिला की लाइफ को डेंजर है, जैसे मारपीट उसके साथ ऐसी की जाती है, ठीक है, इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है कि उसकी लाइफ को हमेशा संकट बना रहता है, ठीक है। या उसके लिंग को, शरीर के किसी अंग को, ठीक है, उसके शरीर के किसी अंग को बराबर अगर चोट पहुंचाई जाती है, ठीक है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि उसके अंग को गंभीर चोट पहुंच सकती है, या उसके हेल्थ को, उसके स्वास्थ्य को। अब उसको स्वास्थ्य को कोई बीमारी हो सकती है उसका, ठीक है। जैसे महिला को जिस जगह पे रखा गया हो वहाँ की कंडीशन हाइजीनिक ना हो, या वहाँ की कंडीशन ऐसी हो कि उसको बीमारी के चांसेस हैं, वो चाहे मेंटल या फिजिकल कोई भी हो सकती है, ठीक। तो अगर ऐसी कंडीशन में महिला को रखा जाता है जिससे उसके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बीमारी हो सकती है कोई, ठीक है, तो वहाँ भी इस कैटेगरी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो या तो महिला के जीवन को ही संकट में डालता हो या गंभीर क्षति पहुंचाता हो, ठीक है, या उसके शरीर के किसी भी अंग को, ठीक, उसके शरीर के किसी भी अंग से ऐसा काम करे या उसके ऐसी चोट पहुंचाई जाती है जिससे कि खतरा बना रहता है हमेशा ग्रेव इंजरी का, ठीक है, या उसके स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है। तो इस कैटेगरी में वो मान लिया जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं, ठीक है, कि ऐसा किया कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि महिला सुसाइड कर सकती हो या उसके लाइफ या हेल्थ को संकट हो सकता है, बट वो कंडक्ट ऐसा है कि नहीं है कि जिससे कि उसके लाइफ या हेल्थ को संकट पहुंच सकता है, इंजरी हो सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही हर एक मामले में देखा जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका कहता है बी, harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. हरेसमेंट ऑफ द वुमेन, महिला के साथ हरेसमेंट किया जाता है, उसको तंग किया जाता है, वह सच हरेसमेंट इज विद ए व्यू, ये जो हरेसमेंट किया था जिसको तंग किया जाता है इस उद्देश्य से हो टू क्वेरसिंग हर, कि उसको प्रताड़ित किया जाए, और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, उसे या किसी उसके संबंधी को प्रताड़ित किया जाए, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी, ठीक, कि अनलॉफुल डिमांड किसी अवैध डिमांड प्रॉपर्टी की या वैल्यूबल सिक्योरिटी, तो किसी महिला को तंग किया जाता है इस उद्देश्य से कि उसको प्रताड़ित किया जाए या उसके किसी रिलेटिव को प्रताड़ित किया जाए किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी या किसी वैल्यूबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूबल सिक्योरिटी की अनलॉफुल डिमांड के लिए प्रताड़ित किया जाए, मतलब विधि विरुद्ध डिमांड होनी चाहिए, जैसे डाउरी, डाउरी मांगना ये अनलॉफुल होता है। तो डाउरी की डिमांड अगर की जाती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉपर्टी मांगी जा सकती है या कोई भी वैल्यूबल सिक्योरिटी मांगी जा सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि अनलॉफुल डिमांड हो प्रॉपर्टी की, अवेलेबल सिक्योरिटी की, और इस उद्देश्य से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड, या ऐसी मांग फुलफिल करने में वो महिला फेल हो जाती है या उसका कोई रिलेटिव फेल हो जाता है जिसकी वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक। तो कहा जाएगा कि उसको महिला के साथ क्रुएल्टी की जा रही है, उसके साथ क्रूरता की जा रही है। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि जो प्रॉपर्टी की अवेलेबल सिक्योरिटी की डिमांड होनी चाहिए, दैट मीन अनलॉफुल होनी चाहिए, वो अवैध होनी चाहिए, ठीक। जैसे मान लो घर पे एक नेसेसिटी आ जाती है कि हाँ कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, और उस मेडिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर महिला से डिमांड की जाती है कि हाँ अपने घर से वो कुछ पैसे मांग ले, तो सिर्फ ये डिमांड किया जाना इस कैटेगरी में नहीं आ जाएगा, ठीक है। कहीं बिजनेस शुरू करना, उसके लिए डिमांड की जाती है कि थोड़ा पैसा आप अपने यहाँ से भी हेल्प करा दो तो हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो सिंपली एक अगर डिमांड की जाती है इस तरीके की, ठीक, कि हेल्प करने के नेचर वाली, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगी। डिमांड हमेशा अनलॉफुल होनी चाहिए, और सिर्फ अनलॉफुल डिमांड ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस अनलॉफुल डिमांड को फुलफिल करने के लिए महिला को हैरेस किया जा रहा हो इस उद्देश्य से उसको प्रताड़ित किया, ठीक है। तो अनलॉफुल डिमांड भी हो, साथ में हरेसमेंट भी महिला के साथ किया है, उसको प्रताड़ित करने का उद्देश्य भी होना चाहिए। डिमांड अनलॉफुल है, जैसे डाउरी डिमांड की गई, बस उसके लिए प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, सिर्फ डिमांड की गई है, बट किसी भी तरीके का उसके साथ हरेसमेंट
नहीं किया जाता है तो ये क्रुएल्टी में सेक्शन 498A में नहीं आएगा। 498A में तभी आएगा जबकि अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल सिक्योरिटी प्लस हरेसमेंट हो, ठीक, उसके साथ में उसको तंग किया जाता हो, तभी इस कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑफेंस है 498A का, ये नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक, ये अजमानती अपराध है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है संज्ञेय अपराध है। ठीक, संज्ञेय अपराध मीन्स होता है ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, ठीक, तो इफ एनी पर्सन मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल क्या होता है? अक्यूज्ड हैज नो राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अभियुक्त को जमानत पे छोड़े जाने का कोई अधिकार नहीं होता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर होता है, उसके विवेक पर होता है कि वो उसको छोड़ता है या नहीं छोड़ता। ठीक, तो ये नॉन बेलेबल बनाया गया है, अजमानती बनाया गया है इस ऑफेंस को, और कॉग्निजेबल भी बनाया गया है। दैट मीन्स पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है बिना वारंट के। ठीक है, क्योंकि सेक्शन ये जो ऑफेंस था महिलाओं के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इसके केस जाते थे, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बनाया जा सका, जिससे कि फीस थोड़ा ज़्यादा हो इस सेक्शन का। ठीक है, ये सेक्शन हस्बैंड को अप्लाई होता है, उसके रिलेटिव को अप्लाई होता है। ठीक है, नाउ इस पे केस है इन सरला प्रभाकर वाग्मेर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1990. It was pointed out that it is not every harassment that attracts section 498A, but it must be established that the beating and harassment was with a view to fulfill some illegal demands of dowry by the husband or the in-laws. ठीक है, इस केस में क्लियर कर दिया गया था कि हर एक हरेसमेंट सेक्शन 498A में नहीं आती। ठीक है, सेक्शन 498 में वही हरेसमेंट आती है या वही बीटिंग या मारपीट आई है जो कि इलीगल डिमांड ऑफ डाउरी को फुलफिल करने के लिए। ठीक, मतलब वहां पे दिखाना पड़ेगा कि जो हरेस किया जा रहा है महिला को, उसको तंग किया जा रहा है, तंग इसलिए किया जा रहा है जिससे कि डाउरी की वो इलीगल डिमांड फुलफिल करे या फुलफिल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उसको तंग किया जा रहा है। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, सिर्फ तंग किया जाना विदाउट एनी पर्पज ऑफ इलीगल डिमांड ऑफ डाउरी, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो हरेसमेंट होना चाहिए और पर्पज होना चाहिए अनलॉफुल डिमांड का डाउरी के लिए, तभी सेक्शन अटैक्ट होगा 498A का। नेक्स्ट केस है पवन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 1998 का। इन दिस केस इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट क्रुएल्टी नॉट ओनली इंक्लूड्स फिजिकल क्रुएल्टी बट आल्सो इंक्लूड मेंटल क्रुएल्टी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो क्रुएल्टी होती है, क्रुएल्टी में ना केवल फिजिकल क्रुएल्टी शामिल होती है, ना केवल शारीरिक क्रुएल्टी शामिल होती है, बल्कि मेंटल भी शामिल होती है, मानसिक भी शामिल होती है। ठीक है, जैसे महिला के साथ में मारपीट की जाती है, उसको चोट पहुंचाई जाती है, तब भी क्रुएल्टी आ जाएगी। और मेंटल भी हो सकती है कि उसके साथ में ऐसा बिहेव किया ना, या उसको टांट करना, ठीक है, बात बात में उसको परेशान करना, इस टाइप की भी क्रुएल्टी इसमें आ जाएगा जो मेंटली अफेक्ट करता है महिला को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, अब्यूजिंग द ब्राइड, दुल्हन के साथ अब्यूज करना, उसको गाली गलौज के साथ करना, ये क्रुएल्टी में आ जाएगा, मेंटल क्रुएल्टी में आ जाएगा। मिसबिहेविंग विथ ब्राइड, महिला के साथ में, दुल्हन के साथ में मिसबिहेव करना, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है, फैमिली मेंबर होते हैं, सबके साथ एक प्रॉपर बिहेवियर होता है, तो अगर ये दिखता है कि उस महिला के साथ में घर वाले मिसबिहेव करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं किया जाता है, तो इस कैटेगरी में मान लिया जाएगा, वो मेंटल क्रुएल्टी में आ जाएगा। ठीक है, काजिंग मेंटल क्रुएल्टी टू द ब्राइड, ठीक, महिला के साथ में अगर मेंटल क्रुएल्टी की जाती है तो ये क्रुएल्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल और मेंटल दोनों क्रुएल्टी इसमें आएगी। सिर्फ महिला को बार बार टांट करना, ठीक है, किसी बात को लेकर के उसको बुली सुनाना, ये हमेशा ताने मारना जिसको बोलते हैं, अगर ये कंटिन्यूसली किया जाता है तो ये मेंटल क्रुएल्टी में आएगा और सेक्शन 498A अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है इन अरुण व्यास वर्सेज अनीता व्यास. It was held that the cruelty under section 498A of IPC is a continuing offence. On every such incident, when the cruelty is done with the wife, she would have now starting point of the limitation. ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्रुएल्टी का ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कंटिन्यूइंग मतलब ये कि अगर पिछले 1 साल से किसी महिला के साथ में क्रुएल्टी की जा रही, ठीक है, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक, तो
लास्ट टाइम पे जब भी उसके साथ में टॉर्चर किया गया हो, मारपीट की गई उसके साथ में, वहां से देखा जाएगा कि जब बात ये आएगी कि क्या लिमिटेशन पीरियड के अंदर ये कंप्लेंट किया गया कि नहीं किया गया, तो वहां से देखा जाएगा कि लास्ट टाइम पे जब भी महिला के साथ में वायलेंस किया गया था, वहां से हम देखेंगे कि तब से कितना टाइम बीत चुका है, कितने टाइम के बाद में कंप्लेंट किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्लियर कि कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ये नहीं कि पहली बार जब उसने मारपीट की थी तब से माना जाता है। लास्ट टाइम पे जब भी ये घटना घटी थी, मारपीट हुई थी महिला के साथ में, तब से मान लिया जाएगा कि ये क्रुएल्टी हुई थी, और वहां से लिमिटेशन पीरियड का स्टार्ट हो जाएगा। In E. Balakrishna Naidu versus State of Andhra Pradesh, it was held that harassing women for not having any issue could be the offence in any other section, but not under section 498. For constituting an offence under this section, the harassment must be with a view to fulfill any illegal demand of law. ठीक है, यहाँ भी कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि किसी और वजह से अगर महिला को हरेस किया था, मतलब डाउरी डिमांड इस तरह नहीं, कोई और वजह है, ठीक, घर की कुछ और प्रॉब्लम है, या आपस में कुछ बात बन नहीं रही है, आपस में बिहेवियर लोगों का है वो नहीं ठीक है, तो कुछ और अगर इशू है इसके अलावा, डाउरी डिमांड से हट के कोई और इशू है, उसके लिए अगर तंग किया जा रहा है महिला को, तो सिर्फ तंग किया जाना वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो तंग जो सेकेंड पार्ट में पढ़ा, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया सेकेंड पार्ट बी वाला, कि उसमें महिला को हरेस किया जाता है डाउरी की डिमांड करते, ये जो हरेस करने वाला पार्ट है, ये हरेस करने वाला पार्ट ये तभी आएगा 498A में जबकि वो डाउरी की डिमांड के लिए, अगर किसी और पर्पज से हरेस किया गया तो सेकंड वाले पार्ट में वो हरेसमेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, क्रुएल्टी हो सकती है फर्स्ट पार्ट में, बट हरेसमेंट अगर सिर्फ हरेसमेंट है, उसको तंग किया जा रहा है, तो वो इसमें नहीं आएगा 498A में। ये जो सेक्शन 498A है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया जाता रहा है। एक केस इसमें आया था सतीश बात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2009 का। ठीक, सतीश बात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2009 के केस में इसको चैलेंज किया गया था 498A को। इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था कि क्योंकि इस सेक्शन का मिसयूज बहुत हो रहा है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पे कि किसी भी धारा का दुरुपयोग होने की संभावना है, उस धारा को हम असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल। इस केस में सतीश बात्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A को संवैधानिक घोषित किया, एंड इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट merely because there is possibility of misuse of this section is not ground to hold this section unconstitutional। केवल इस आधार पे कि इस धारा के दुरुपयोग होने की संभावना है, इस धारा को असंवैधानिक घोषित करने का कोई आधार नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर, केवल ये कोई ग्राउंड नहीं होता। ठीक है, कोई भी सेक्शन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए अप्रूव करना होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड के वायलेशन में वो हो रहा है। ठीक, अदरवाइज केवल ये कोई ग्राउंड अभी तक नहीं माना गया कि किसी सेक्शन का मिसयूज, हाँ सेक्शन का मिसयूज हो रहा है तो कोर्ट उसमें गाइडलाइंस जारी कर सकती है, डायरेक्शन जारी कर सकती है कि उस सेक्शन को ट्रीट करने में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन क्लियर कर दिया है कि जब भी 498A के केस में FIR होती है तो पुलिस ऑटोमेटिक किसी को अरेस्ट ना करे। ठीक है, प्राइमा फेसाई पुलिस को देखना पड़ेगा। ठीक है, आधार को, और मजिस्ट्रेट के बारे में भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट भी एक रूटीन वे में रिमांड पे ना भेजता रहे, बल्कि केस को हर एक को देखा जाए ध्यान से। ठीक है, कि ये क्या इसमें अरेस्ट किया जाना जरूरी है कि नहीं, जब बहुत जरूरी हो अरेस्ट किया ना तभी अरेस्ट किया जाए, नॉर्मल रूटीन वे में अरेस्ट ना किया जाए इस सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्ट के किस आधार पे कॉग्निजेंस लेगी इस ऑफेंस का। सेक्शन 498A के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस कोर्ट किस तरीके से ले सकती है, कैसे कॉग्निजेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो दो ग्राउंड हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका दिया गया CRPC में सेक्शन 198A में ये प्रोसीजर दिया गया है कि कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेगी। तो उसमें एक तो पहला बताया गया है ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सेक्शन 498A ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट मामले का संज्ञान ले सकती है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स FIR की गई हो, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया हो और फिर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट फाइल की हो, सबमिट की हो। ठीक, तो पुलिस रिपोर्ट के
बेस पर भी संज्ञान ले सकती है कोर्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड बाय द वुमेन, ठीक, महिला के द्वारा परिवार कंप्लेंट किया गया मजिस्ट्रेट को, ठीक, तो मजिस्ट्रेट को महिला डायरेक्टली कंप्लेंट अगर की हुई है, परिवार की हुई है महिला, तो वहाँ भी कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले सकती है। या महिला ने अगर खुद कंप्लेंट नहीं किया गया है तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वुमेन, उसकी मदर, उसके फादर, ब्रदर, सिस्टर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या उस महिला के फादर या मदर के ब्रदर या सिस्टर हैं तो वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट वुमेन, ठीक है। या कोर्ट की परमिशन से कोई और व्यक्ति भी जो किसी तरीके से संबंधी हो महिला का, ब्लड से, मैरिज से किसी तरीके का, तो वो भी कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा किसी और तरीके से कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है, या तो कंप्लेंट की गई हो वुमेन और वुमेन के रिलेटिव के द्वारा, या पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई हो कोर्ट में, उसके बेस पर ही इसका संज्ञान लिया जा सकता है, ठीक। तो हालांकि सेक्शन का मिसयूज बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, बट फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में बात आ गई है कि सेक्शन का मिसयूज होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस यहाँ पे इशू कर दी है कि आप किसी को भी आप एक रूटीन वे में अरेस्ट मत कीजिए इस सेक्शन के एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये जो सेक्शन है आपके एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, और कभी कभी इस पे शॉर्ट भी आता है, बट ज़्यादातर इस पे लॉन्ग भी आता है, तो उस पर्पज़ से आप इसको तैयार करिएगा। टॉपिक हमारा फिनिश होता है, ठीक है।